ओके क्लास, सो हमने लास्ट टाइम चैप्टर स्टार्ट किया था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आनुवंशिकता और जैव विकास का। मैंने आपको बताया था कि हम इस बार जो पढ़ेंगे वो सिर्फ हेरिडिटी और आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे। एवोल्यूशन जैव विकास हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट टाइम किया था, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे। हेरिडिटी। हेरिडिटी या आनुवंशिकता क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर और फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। क्या मतलब है इसका? कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना, या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है उसको हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, जनक से संतति की ओर, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स की ओर जो ट्रांसफ़र हो रहा है दैट इज़ हेरिडिटी या आनुवंशिकता। ठीक है, वेरिएशन क्या है? वेरिएशन है विभिन्नता, यानी कि जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम ट्रांसफ़र नहीं होते, कुछ डिसिमिलैरिटीज़, कुछ असमानताएं उसमें आ जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम अपने पेरेंट्स जैसे लगते हैं लेकिन एग्जैक्टली 2 कॉपी नहीं होते हम अपने पेरेंट्स के, कुछ डिसिमिलैरिटीज़, कुछ चेंजेस थोड़े बहुत हमारे अंदर हो सकते हैं, तो वो विभिन्नताएं हैं, वेरिएशन। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन। किस वजह से हो सकती है? म्यूटेशन, कुछ चेंजेस अगर डीएनए में आ जाते हैं, जीन्स की इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं तो वो हो सकता है, या फिर एरर इन डीएनए कॉपिंग, यानी कि डीएनए की जो प्रतिरूप बन रहा है, कॉपी कर रहे हैं उसको हम, उसमें एरर हो जाता है। हम नहीं करते, मतलब अपने आप जो डीएनए कॉपिंग होती है उसमें एरर्स हो सकते हैं। दैट कैन बी अ रीज़न। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या है? इस डीएनए के अंदर, जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटी होता है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है हेरिडिटी की वो सारी डीएनए में, जीन्स में स्टोर्ड होती है। डीएनए से ही, डीएनए के अंदर ही होता है कि बच्चा जो भी है या जो भी ऑफस्प्रिंग है, जो इंडिविजुअल है, वो किस तरीके का होगा, उसके फीचर्स कैसे होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, उसके डिफरेंट ट्रेट्स कैसे होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन कौन रखता है अपने पास? डीएनए। ठीक है, देन हमने पढ़ा था ट्रेट्स क्या होते हैं, लक्षण किसे कहते हैं। ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, जैसे स्किन कलर, हाइट, ब्लड ग्रुप, कलर ऑफ द आई, इस तरीके से। फिर जीन क्या है वो हमने पढ़ा था। अलील्स क्या होते हैं हमने ये पढ़ा था। जीन के अंदर 2 अलील्स, ठीक है, ये सब हमने एग्जाम्पल पढ़े थे। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन का मतलब कि एक जनरेशन में फिर दूसरी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आती है, तो हर जनरेशन जब नई बनती है तो कुछ वेरिएशन पुरानी होती हैं, कुछ नई वेरिएशन आती जाती है। तो इस तरीके से धीरे 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 करके क्या होते हैं, जो वेरिएशंस हैं वो इकट्ठी होती जाती हैं, संचयन होता जाता है वेरिएशंस का, एक्यूमुलेट होती जाती हैं वेरिएशंस। एंड हो सकता है बहुत टाइम के बाद इतनी ज़्यादा वेरिएशंस आ जाएं कि कोई न्यू स्पीशीज़ भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे आज का नया टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे मेंडल की कंट्रीब्यूशन इन हेरिडिटी और इन इनहेरिटेंस। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है, यानी कि मेंडल का योगदान क्या है। इनहेरिटेंस को हिंदी में बोलते हैं वशांगति। ठीक है, वशांगति में मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है। अब ये मेंडल कौन है? ठीक है, मेंडल पूरा नाम है इसका ग्रेगोर जॉन मेंडल, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, क्या है ग्रेगोर जॉन मेंडल? ग्रेगोर जॉन मेंडल is the father of genetics। ये जो हम जेनेटिक्स जो पूरा पढ़ रहे हैं ना, कि किस तरीके से कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे हेरिडिटी का, कैसे इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है, तो उसके फादर कौन है? कौन फादर मतलब किसने ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है किसने स्टार्ट की थी, किसने सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे, किसने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी इसके बारे में? दैट वाज ग्रेगोर जॉन मेंडल। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगोर जॉन मेंडल, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। हिंदी में आप कह सकते हैं आनुवंशिकी का जनक। ठीक है, क्वेश्चन आएगा
कि आनुवांशिकी का जनक कौन है, तो आनुवांशिकी का जनक कौन है, ग्रेगोर जॉन मेंडल। आनुवांशिकी का जनक ग्रेगोर जॉन मेंडल है और वी कैन से ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ग्रेगोर जॉन मेंडल ने क्या किया, ग्रेगोर जॉन मेंडल ने G.J. मेंडल, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ही कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट वन। इससे पहले भी कुछ लोग आए जिन्होंने कुछ थ्योरीज दी, कुछ हाइपोथेसिस दिए जेनेटिक्स के बारे में, लेकिन किसी का भी एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं था, किसी ने भी मैथ्स यूज़ नहीं की थी, किसी ने भी प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स करके इनहेरिटेंस के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, आनुवांशिकी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी थी। ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने एक्सपेरिमेंट्स किए, क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स किए और हमें इनहेरिटेंस के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी। सो ही हैज़ कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए, किस पे किए, तो मेंडल ने गार्डन पी यानी कि मटर के पौधे पर, पी तो सबको पता है ना, पी यानी कि मटर, सो गार्डन पी मटर के पौधे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में हमें बताया। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने मटर के पौधे पर ही एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए, वाई डिड ही चोज मटर, मतलब वाई डिड ही चोज पी, ये क्वेश्चन आता है कि उन्होंने पी को ही क्यों चूज़ किया, मटर को ही क्यों चूज़ किया। तो उसके पॉइंट्स हैं ये, लेट्स सी, हिंदी में है ये, मैं इंग्लिश में आपको समझा दूंगी। तो फर्स्ट वन इज़, मटर के पौधों में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। आप इसमें ये समझ सकते हैं कि इंग्लिश में हम इसे ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी क्या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें कुछ ट्रेट्स, कैरेक्टर्स, लक्षण, ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि लक्षण क्या है। तो मेंडल ने जो भी पी मटर का पौधा था उसके अंदर उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को ऑब्ज़र्व किया, जैसे कि फूल का कलर क्या है, वाइट या वॉयलेट, या उसके जो सीड्स हैं उनका कलर क्या है, उनकी शेप कैसी है, इस तरीके से उन्होंने कुछ ट्रेट्स लिए। तो जो ट्रेट्स थे वो बहुत ही, ट्रेट्स में जैसे मान लो एक फूल है, फूल के दो अलग अलग कलर्स है, या तो कुछ पौधे वॉयलेट कलर के होंगे या कुछ पौधे वाइट कलर के फूल देंगे। तो वो जो दोनों अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो दोनों ही दिखाई देते हैं इसमें। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट इज, इनका जीवन काल छोटा होता है। ठीक है, यानी कि लाइफ स्पैन इज़ वेरी शॉर्ट, लाइफ स्पैन छोटा होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत ही जल्दी वो नेक्स्ट जनरेशन, हमें क्या करवाना है, हम ये चाहते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन प्रोड्यूस हो, फिर दूसरी से तीसरी जनरेशन प्रोड्यूस हो। एक्सपेरिमेंट तो ऐसे ही किया जाएगा ना। तो वो जो जनरेशन्स प्रोड्यूस हो रही है एक से दूसरी जनरेशन, वो इसमें बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाती हैं। अगर कोई ऐसा कोई ट्री जैसा बड़ा सा कोई प्लांट वो ले लेता कि बहुत 100 साल लग रहे हैं उसको सीड्स प्रोड्यूस करने में, बड़ा होने में, फूल बनने में, पौधे बनने में, तो ऐसे में तो फिर वो ज़िंदा ही नहीं रहेगा, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर ही कंप्लीट करने हैं ना सारे एक्सपेरिमेंट्स। सो इट टेक्स टाइम। थर्ड पॉइंट इज सामान्यतः स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परागन भी कराया जा सकता है। दिस मीन्स कि नॉर्मली इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बट इसमें हम आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन आपको पता है। सेल्फ पॉलिनेशन में अपने ही सेम प्लांट से ही वो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस में अलग अलग प्लांट्स में होता है। सो ज़्यादातर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बट अगर हम चाहते हैं तो हम इसमें क्रॉस भी करवा सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर होती हैं। लास्ट है, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनता है, यानी कि एक ही जनरेशन में बहुत सारे अलग अलग टाइप के बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो स्टडी करना आसान होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। एक पॉइंट हमने ये किया कि जो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। ठीक है, दूसरा हमने ये पढ़ा कि उसका जो जीवन काल है वो छोटा होता है, यानी कि लाइफ स्पैन छोटी होती है, तो जल्दी जनरेशन्स हमें नई नई मिलती जाएंगी। थर्ड पॉइंट ये है कि जनरली स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बट हम आर्टिफिशियली उसमें क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागन भी करा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ लास्ट पॉइंट इसमें ये है कि एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं, दैट इज़ एक ही जनरेशन में देयर आर
मिनी सीड फॉर्मेशन, बहुत सारे सीड्स एक ही जनरेशन में बन जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए कि मटर का पौधा दैट इज़ गार्डन पी को ही उन्होंने क्यों चूज़ किया। अब हैं गार्डन पी के 7 कैरेक्टर्स। गार्डन पी के अंदर उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी कि 7 विपर्यासी विकल्पी लक्षण देखे। 7 विपर्यासी विकल्पी लक्षण। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है मैंने, 7 विपर्यासी विकल्पी लक्षण देखे। इंग्लिश में आप लिख सकते हो 7 contrasting traits. He has observed 7 contrasting traits. 7 अलग अलग contrasting characters देखे। क्या थे वो 7 अलग अलग contrasting characters, हम देखते हैं। सबसे पहला है बीज का आकार। बीज का आकार यानी कि शेप ऑफ सीड। ठीक है, ये दो हो सकती थी, एक होती है गोल और दूसरी झुर्रीदार। ठीक है, गोल का मतलब इंग्लिश में राउंड बोलते हैं इसे, और झुर्रीदार को बोलते हैं रिंकल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राउंड एंड रिंकल्ड। ये अभी हम जब इसके डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस करेंगे तो उसमें आपको बार बार करना पड़ेगा, राउंड सीड्स, रिंकल्ड सीड्स। ठीक है, तो एक हो गया पॉइंट, बीज का आकार गोल हो सकते हैं या झुर्रीदार हो सकते हैं। लेट्स सी द डायग्राम। ये बिल्कुल गोल है और कुछ झुर्रीदार हैं। ठीक है, रिंकल्स पड़े हुए हैं इसमें। अगला है बीज का रंग। सेकंड, बीज का रंग, इंग्लिश में कलर ऑफ सीड। अब कलर क्या हो सकता है सीड का? 2 कलर्स हैं। ठीक है, पहला है येलो, ये मेन है। ठीक है, जो मैं फर्स्ट में लिख रही हूँ वो मेन होगा, और सेकंड है वो मेन नहीं है। ठीक है, मेन और मेन नहीं एक होता है। इसको हम बोलते हैं, जो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और यहाँ पर जो मैं लिखूंगी वो रेसेसिव कैरेक्टर है। हिंदी में प्रभावी विशेषक और अप्रभावी विशेषक। ठीक है, ये वर्ड्स हैं, ये मैं आपको बाद में समझा दूंगी कि क्या होता है। सो येलो यानी कि पीला, और दूसरा ग्रीन यानी कि हरा। तो कलर 2 हैं, येलो एंड ग्रीन। येलो ज़्यादा डोमिनेंट है, ज़्यादा येलो प्रभावी होता है, और दूसरे ग्रीन कम पाए जाते हैं, तो उसे रिसेसिव या फिर अप्रभावी विशेषक कहते हैं। ठीक है, थर्ड है कलर ऑफ फ्लावर यानी कि फूल का रंग। ठीक है, ये सिंपल है, इसे मैं आपको हिंदी में लिखकर नहीं बता रही हूँ इसको। कलर ऑफ फ्लावर दैट इज फूल का रंग। अभी मैंने आपको बताया था 2 कौन से कलर्स होते हैं, वॉयलेट एंड, जिन बच्चों को याद है वो वाइट। ठीक है, सो वॉयलेट इज द मेन, पहला वाला मेन है, तो वॉयलेट है डोमिनेंट और वाइट है रिसेसिव। ये प्रभावी है और ये अप्रभावी, ये कम होते हैं, वाइट वाले कम होते हैं, बैंगनी और वॉयलेट जो है वो ज़्यादा होता है। 3 कैरेक्टर्स हो गए। शेप कैसी होगी सीड की, कलर क्या होगा सीड का, फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर का कलर क्या होगा। अब है फली का आकार। फली होती है ना, देखो ये जो फली है उसका कैसा होगा। तो 2 टाइप की हो सकती हैं, फूली हुई हो सकती हैं या सिकुड़ी हुई हो सकती है। हमने मटर देखा हुआ है ना, सबने मटर होते हैं ज़्यादातर तो फूले हुए आते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ पिचके से भी आ जाते हैं। तो फूली हुई भी हो सकती हैं और सिकुड़ी हुई। क्या लिखेंगे इसको हम, दिस इज फली का आकार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं फली को, शेप ऑफ पॉड, पॉड बोलते हैं इसे, शेप ऑफ पॉड। तो ये 2 हो सकते हैं, या तो फूली हुई या सिकुड़ी हुई। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये है इन्फ्लेटेड यानी कि फूली हुई, और दूसरा है कंस्ट्रिक्टेड यानी कि सिकुड़ी हुई। ठीक है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में याद करना है, हिंदी वालों को हिंदी में याद करना है। नेक्स्ट है फली का रंग यानी कि कलर ऑफ पॉड। ठीक है, एक ही मैं लिख रही हूँ लैंग्वेज में, अब दूसरे समझ सकते हैं। पॉड का मतलब फली है। सो कलर ऑफ पॉड, 2 कलर्स हैं। जो मेन कलर है वो कौन सा होगा, पता है आपको कौन सा, ज़्यादातर कौन से कलर की होती हैं फलियाँ इसकी, पॉड्स कौन से कलर की होती है, ग्रीन, और कभी कभी कौन से कलर की हो सकती हैं, येलो। सो ज़्यादातर येलो होती हैं, ज़्यादातर ग्रीन होती हैं, बट समटाइम इट ऑल्सो कैन बी येलो। ठीक है, उसके बाद है पुष्प की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ फ्लावर।
पोजीशन ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर कहाँ पे स्थित होगा, पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की स्थिति। एक होता है अक्षीय और दूसरा होता है अंत्य। ठीक है, इंग्लिश में पहले हिंदी में बता रही हूँ, अक्षीय और अंत्य। ठीक है, क्या मतलब है इसका? अक्षीय को बोलते हैं एक्सिलरी, और अंत्य, अंत्य मतलब तो समझ में आ ही रहा है, अंत्य का मतलब जो एंड में हो, टर्मिनल। ठीक है, अब एक्सिलरी कहाँ पे होंगे, लेट्स सी द डायग्राम। एक्सिलरी आप देखो एक्सिल्स पे हैं, यानी कि हर एक, जैसे जो टहनी जो है, हर एक टहनी के लास्ट के अंदर वो फ्लावर्स हैं, और जो अंत्य होता है उसमें कहाँ पर होते हैं, उसमें जो बिल्कुल टॉप में होंगे सारे के सारे फ्लावर्स, टर्मिनल हैं, बिल्कुल लास्ट में, एंड में, टॉप पे होते हैं, वो अंत्य हैं। और अक्षीय में क्या है, हर एक साइड साइड में आप मान सकते हो कि एक्सिल्स में होते हैं, अक्षीय में होते हैं, यानी कि साइड साइड में निकले हुए होते हैं वो। ठीक है, दिस इज 6 पॉइंट कि फ्लावर्स कहाँ पर होंगे। लास्ट है हमारा 7वां पॉइंट, जो कि है तने की ऊंचाई। तने की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, हाइट, पौधे की हाइट क्या है, तो पौधे की हाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं इसको। सो हाइट है, एक हो सकता है टॉल, लंबा, और दूसरा शॉर्ट। सीक्वेंसिंग आपको याद रखनी है इसकी। ठीक है, कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव। ये वाली लाइन जो है ये डोमिनेंट की है, ये वाले इधर जो मैंने लिखा है ये ज़्यादातर होते हैं, ये कम पाए जाते हैं। तो ये जो ज़्यादा है उसको क्या बोलते हैं हम, डोमिनेंट या प्रभावी, और जो कम होते हैं उनको बोलते हैं रिसेसिव या फिर अप्रभावी। हम लिख लेते हैं, जो ज़्यादा है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर, हिंदी में हम उन्हें बोल रहे हैं प्रभावी, प्रभाव ज़्यादा है उसका, डोमिनेंट है। ठीक है, दूसरा है रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव वो होते हैं जो अप्रभावी होते हैं, जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते ज़्यादा। ठीक है, 2 टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर। किसी भी प्लांट के जेनेटिक्स के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक्स के अंदर एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट का मतलब है वो जो अपना, जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ है, जो अपना प्रभाव दिखाता है, यानी कि जो अपना कैरेक्टर ज़्यादा शो करता है। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो डोमिनेट पता है ना आपको, डोमिनेट वो होता है जो ज़्यादा डोमिनेट करता है, अपना वो ज़्यादा रौब दिखाता है, वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो मान लो एक पर्सन डोमिनेंट है, वो उसकी ज़्यादा चलती है, वो है, और उसके साथ में एक रिसेसिव जो थोड़ा सा शांत सा बंदा है, उसको भी बिठा दोगे, तो दोनों में से कौन ज़्यादा, वो जो डोमिनेंट वाला होगा वही अपना इतना ज़्यादा वो पावर होगी उसके अंदर, वही पूरे टाइम बोलता रहेगा कि जो वो रिसेसिव वाला था उसके ऊपर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ठीक है, तो अगर दोनों साथ में हैं, ये डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों साथ में होंगे, तो डोमिनेंट वाला जो है वो डोमिनेट करता है, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, वो ज़्यादा दिखाई देता है। रिसेसिव वाला नहीं दिखाई दे पाता अगर डोमिनेंट है तो। रिसेसिव वाला कब दिखाई देगा, जब डोमिनेंट नहीं होगा। अगर मान लो दोनों रिसेसिव को साथ में बिठा दोगे, 2 लोग हैं, दोनों रिसेसिव हैं, दोनों ही चुप चुप रहते हैं, तो फिर तो दोनों ही दिखाई देंगे ना, क्योंकि कोई भी नहीं है ज़्यादा बोलने वाला। तो ठीक है, जब आप दोनों ही साथ में हैं, दोनों ही कम कम बात कर रहे हैं, दोनों रिसेसिव हैं, दोनों ही शांत से हैं, तो तब दिख जाएंगे वो। बट अगर एक बहुत ज़्यादा प्रभावी है, बहुत डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है, तो वही ज़्यादा दिखाई देगा। सो जैसे कि रियल लाइफ में होता है, वैसे यहाँ पर भी डोमिनेंट और रिसेसिव के साथ है। जो डोमिनेंट कैरेक्टर है दैट शोज मोर, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो कम दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ तक जो है आज हमने पढ़ा है। हमने आज स्टार्टिंग की है हमने मेंडल के योगदान की। अगली क्लास में हम इसके मेंडल ने कुछ लॉज दिए थे, तो हम अगली क्लास में जो इसके नियम हैं, लॉज हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेंडल ने 2 लॉज दिए थे, 2 क्रॉसेस हम बनाएंगे, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस, और उससे हम 2 नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम अगली क्लास में करेंगे। तो आपको तब तक ये सारा का सारा जो भी मैंने अभी तक 2 क्लासेस में करवाया है वो आपको अच्छे से समझना है एंड रिवाइज करना है ठीक से। ठीक है।